नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। फिर से हम लोगों का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बीच में हम लोगों ने फर्स्ट ऐड का क्वेश्चन देखे, फिर से हम लोगों को इस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिए थे कि इसका क्वेश्चन जो बच रहे हैं उसको हम लोग बाद में फिर से नए टॉपिक के बाद करेंगे। तो फिर हम लोग आ चुके हैं इस टॉपिक पे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो इस टॉपिक पे हम लोग फिर से आगे का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ से पहले का क्वेश्चन हम लोग का हो चुका था, इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही कुछ एक्सप्लेनेशन भी इस क्वेश्चन सब में ज़रूरत पड़ेगा, तो वो बताते हुए हम आपको चलेंगे। और आपको बता दें कि आपकी अब तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं, जो भी रेगुलर क्लास कर रहे हैं। जैसे ही हम आपको टेस्ट सीरीज लाएंगे तो उस समय आपको पता चलेगा कि हमारा तैयारी किस तरीके से हो रहे हैं। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी में लगिए, वही आपको जॉब दिलाएगा। क्योंकि इतनी सारी परमानेंट वैकेंसी है, संविदा रहता है तो आप लोग थोड़ा हिचकते भी है, लेकिन परमानेंट बहाली है तो इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और जो अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके कॉल करके क्लास में जुड़ जाइए। आपको ये सारे नोट्स और जो भी थ्योरी बताए जाते हैं वो सारा मिल जाएंगे। डेली क्लासेज होते हैं, डेली आपको क्लासेज भी मिलेंगे। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी कुछ स्वास्थ्य संस्थान के बारे में बताए थे। जैसे कि WHO के बारे में, WHO के बारे में हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन इस पर देखे थे, इसकी स्थापना को लेकर। और इसके बाद यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, और इसकी जो जैसे कि 7 अप्रैल की इसका जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि 1948 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखे थे, जो कि ये सब क्या है, स्वास्थ्य संस्थान है। लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन स्वास्थ्य संस्थान नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि WHO क्या है, स्वास्थ्य संस्थान है। यूनिसेफ भी है स्वास्थ्य संस्थान। और वही यदि हम बात करें CSC सेंटर भी है। और ये आपको स्वास्थ्य संस्थान नहीं है, FA। और ये फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड संस्थान होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आपका एक स्वास्थ्य संस्थान में नहीं आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछता स्वास्थ्य इनमें से कौन स्वास्थ्य संस्थान है, ये सब स्वास्थ्य संस्थान ही है, सिर्फ इसको छोड़कर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का है कि वैसे तो ये क्वेश्चन आपको हम मिडवाइफरी में भी बताए हुए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन मिडवाइफरी का ही एक्चुअली है, IUD के बारे में। लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछा है। तो IUD हमने आपको बता रखे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट रिसेंटली ज्वाइन किए हैं क्लास, तो हाल फिलहाल में तो वो सब उसका वो टॉपिक छूटा। वैसे वो सारा टॉपिक करवाएंगे फिर से। इसके बाद होगा तो हम लोग मिडवाइफरी पे ही आएंगे, क्योंकि मोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और मिडवाइफरी से ही मिलते हैं। इसलिए इस दो टॉपिक से जितना क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कह रहा है कि कॉपर मुक्त करने वाली IUDs शामिल है। पहली सतत IUDs में, और द्वितीय संतत IUDs, या तृतीय संतत IUDs, या चतुर्थ संतत IUDs। तो इसमें से IUDs आप लोग जानते होंगे, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं क्या होता है, उसका फिगर भी आपको समझाते हैं। देखिए IUD क्या होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म अगर आप देखें तो इसका नाम क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। ये एक तरीके से क्या है, डिवाइस माना जाता है, जो कि गर्भयुक्ति से रिलेटेड है। ये क्या करता है, इसका वर्क क्या है, ये गर्भधारण को रोकने वाला एक उपकरण है। यह छोटा होता है और T आकार का होता है। जिससे क्या करते हैं, तो जिससे महिलाओं के गर्भाशय में डाला जाता है। और ये युक्तियाँ या तो डॉक्टर कर सकते हैं, या जो अनुभवी नर्स होंगे। अगर आप लोग मान के चलिए इस बार आपका जॉब होता है, तो 3-4 साल आप अगर जॉब करते हैं तो आप भी अनुभवी नर्स में आ जाएंगे। अभी आप जाइएगा तो लर्निंग में रहेंगेगा। अगर कुछ साल हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप अनुभवी नर्स में आइएगा। तो ये सब काम आप लोग खुद भी कर सकते हैं। पेशेंट आएगा तो आप लोग, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर, नहीं तो आप अनुभवी नर्स भी क्या कर सकते हैं। तो इसको मतलब कैसे लगाया जाता है, तो मतलब कि इसको या तो डॉक्टर या अनुभवी नर्स के द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाया जाता है। चलिए फिगर दिखा देते हैं आपको IUDs। तो देखिए IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, जो कि इसको क्या किया जाता है, तो
वजीना के मार्ग से तो वजीना के मार्ग से इसको क्या किया जाता है, मतलब गर्भाशय में इसको डाला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये गर्भ निरोधक के रूप में काम करता है। ये टी शेप का है ना, व्हाइट वाला जो दिख रहा है, ये आपको ये यूटेरस है। यूटेरस में क्या है, मतलब ये आईयूडी प्रवेशन आईयूडी लगाया गया है, ये देख सकते हैं, ये यूटेरस है। और इसको लगाया कैसे जाता है, तो वजीना के माध्यम से लगाया जाता है। इसके बारे में आप समझ गए। जैसे क्या है कि कॉन्डोम जैसे अन्य जो निरोधक साधन होते हैं, उसके विपरीत आयोडीन क्या करते हैं, यौन संक्रमण में तो संक्रमण को तो नहीं रोक पाता है, लेकिन गर्भधारण के रोकने के लिए एक उपयुक्त माना जाता है। और जैसे कि कॉन्डोम सबसे भी ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो जो कॉपर युक्त करने वाली जो आयोडी होते हैं, वो मतलब कि कब लगाया जाता, शामिल किया जाता है, मतलब कि ये द्वितीय संतत आयोडी मतलब कि शामिल होते हैं। ठीक है, अगला है कि लिपेस लूप है एक, क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि ये लिपेस लूप क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका कि ये पुरुष गर्भधारक उपाय है। दूसरा है महिला गर्भ निरोधक उपाय है। पुरुष गर्भ निरोधक या महिला गर्भ निरोधक उपाय है, या आरामदायक उपकरण है, या सर्जिकल उपकरण है। तो ये जो लेफ्ट लोप होते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये आपका महिला गर्भ निरोधक एक उपाय है। ठीक है, आईयूडी भी वही था, और ये भी क्या है, महिला गर्भ निरोधक एक उपाय है, लेफ्ट लोप। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, वही आईयूडी से रिलेटेड है कि आईयूडीएस गर्भ अवस्था की सामान्यता कितने समय के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये जो आईयूडीएस लगाया जाता है, तो ये जनरली कितने समय के लिए ये गर्भ धारण से मतलब रोकता है, या गर्भ धारण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कितने समय तक, तो ये ज़्यादा समय तक, मतलब कि इस ऑप्शन जैसे इसमें दिया है कि 3 से 5 महीने, 1 से 2 साल, या 3 से 5 साल, या जीवन भर। जीवन भर के लिए तो नहीं होता है, अगर अच्छा मतलब कि लगाया जाता है तो वो 10 साल तक रहता है। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 3 से 5 साल तक इससे क्या हो सकता है कि गर्भधारण से सुरक्षा मतलब कि प्रदान किया जा सकता है। जैसे कि और भी बहुत सारा होते हैं, जैसे कॉन्डम सब है, तो वो सब तो एक बार यूज करने के बाद नहीं होते, लेकिन ये मतलब कि आपका 3 से 5 साल तक ये सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसको उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, अगला है कि कतर कमेटी क्या है, सॉरी करतार सिंह जो कमेटी है, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। ये पूछ रहा है कि जो करतार सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, कब दिया था ये अपनी जो रिपोर्ट, जैसे कोई कमेटी होता है, कोई चीज़ उसको दिया जाता है तो अपना रिपोर्ट सौंपता है, उसके बाद जाके वो पब्लिश होता है। तो वही कह रहा है कि ये करतार सिंह कमेटी जो एक कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था। तो ये अपना रिपोर्ट 1973 में प्रस्तुत किया था। कब, 1973 में ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है कि श्रीवास्तव क्या है, श्रीवास्तव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। ये था कौन था, करतार सिंह कमेटी। दूसरा है क्या, श्रीवास्तव कमेटी। तो ये अपना कब किया था, करतार सिंह तो 1973 में किया, और ये कब किया, श्रीवास्तव जो श्रीवास्तव कमेटी थे, उन्होंने जो अपना रिपोर्ट मतलब कि सौंपा था या प्रस्तुत किया था, ये 1975 में किया था। ठीक है, इसके रिपोर्ट में क्या थे वो हम आपको डिटेल्स में कल होगा तो बता देंगे। एक ही दिन 2-3 अगर टॉप जो क्वेश्चन होंगे उस पर अगर थ्योरी करने लगेंगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा जंतु प्लेग रोग फैलाने में सहायक है, मतलब प्लेग रोग किस जंतु से फैलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कुत्ता है, मच्छर है, सांप है, चूहा है। तो कुत्ता से आपको पता है कि रेबीज फैलता है। क्या, रेबीज, एक मिनट, रेबीज रोग फैलता है किससे,
कुत्ता से फैलता है। तो फ्लाइट, तो ये तो कुत्ता तो हट गया ऑप्शन में से। दूसरा है मच्छर, मच्छर से भी प्लेग रोग नहीं फैलता, इससे डेंगू मलेरिया ये सब फैलता है, लेकिन प्लेग रोग नहीं फैलता है। तो प्लेग रोग किससे फैलता है? तो ये चूहा से फैलता है, बहुत ज़्यादा चूहे हो जाने पर, इसलिए मतलब कि चूहा ज़्यादा हो जाने पर घर में देखते होंगे उसको भगाया जाता है। तो इससे क्या खतरा रहता है? तो प्लेग रोग फैलने का खतरा रहता है। तो आपसे अब कभी भी पूछेगा तो आप इसे बता सकते हैं कि चूहा के कारण ही प्लेग रोग फैलता है। कुत्ता से कौन सा रोग फैलता है? तो रैबीज रोग फैलता है, जो कि बहुत ही खतरनाक भी माना जाता है, क्योंकि इन सब रोग का, इसका अभी बात करें मेनली रेबीज का, तो अभी इसका टीका भी नहीं बना है। मतलब कि जो इसका इम्पैक्टफुल मेडिसिन होते हैं वो नहीं तैयार किया गया है, मतलब कि उतना नहीं बना है कि मतलब कि बचाया जा सके इंसान को। तो इसलिए कुत्तों से भी आप लोग सावधान रहे बिल्कुल। अभी उसका वैक्सीन उतना अच्छा बना नहीं है, इसलिए कुत्ता से बच के रहिएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इस नाम से भी जाना जाता है। अब कोई चीज़ का दो नेम होता है, उसी तरीके से यह है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो जाना जाता है एक दूसरे नाम से, उसको जाना जाता है लेडी विथ लैम्प के नाम से। क्या चीज़ से? लेडी विथ लैम्प के नाम से। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग स्लोली अच्छे से क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा और अच्छा से आपका तैयारी भी हो जाएगा। और जो सोच रहा है कि हम फॉर्म भरने के बाद क्लास ज्वाइन करेंगे, भरने के बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो उसको 2 महीना में कितना ही वो तैयारी कर लेगा। आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, सिलेबस कम नहीं है, आप सबका सिलेबस अच्छा खासा है। और अच्छे खासे मतलब जो बीटीएससी का एग्ज़ाम दिए हुए थे एएनएम का, उसको पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है और सिलेबस कितना है, क्योंकि जो एक बार दे देता है कंपटीशन उसको पता चल जाता है। तो इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप लोग अभी से पढ़ाई पर ध्यान रखिए, आपको बर्डन नहीं लगेगा। अभी अगर आपको समय नहीं मिलता है तो 1 से 2 आवर तो अभी पढ़ ही सकते हैं। 1 से 2 आवर तो कोई भी निकाल सकता है पढ़ने के लिए, अगर आपको जॉब करना है। अगर नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अपने जॉब के प्रति आप ज़रा सा भी सचेत है, या ज़रा सा भी आपको जॉब का चिंता है कि हमको जॉब करना है, तो आप इतना आवर 1 से 2 आवर भी अभी तो दे सकते हैं। हाँ, भले वैकेंसी आ जाता है, फॉर्म भरा जाता है तो थोड़ा और मन लगता है, लेकिन इससे पहले तैयारी नहीं करिएगा तो उस समय नहीं मिलेगा, तो आप कैसे कंपटीशन निकाल लीजिएगा। कोई आपका कॉलेज का तो सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम है नहीं कि आप 1 महीना भी पढ़ के निकाल लीजिएगा। यहाँ पे कंपटीशन होता है, यहाँ पे मतलब कि सबका पास नहीं करवाया जाता। कॉलेज में रहता है कि हाँ लगभग सबको पास कराना है, कुछ अगर नहीं लिखा तो उसको नहीं होता, बाकी सबको पास करवा दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कंपटीशन है, मान के चलिए 15,000 या उससे ज़्यादा ही आएंगे बहाली, तो उतना ही स्टूडेंट को लेंगे, लेकिन फॉर्म तो उतना ही नहीं भराएगा। जीएनएम में 7,000 के अप्रॉक्स बहाली है, तो उतना ही फॉर्म थोड़ी ना भराएगा, फॉर्म तो लाखों में भराएगा, उसमें से उतना ही लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। और मोटिवेशन के लिए आप लोग बोलते रहते हैं, तो इस उम्र में जाने पर मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है? आपको अब खुद ही घर की जिम्मेदारी से ही पता चल जाता होगा कि हमको जॉब की कितना ज़रूरत है। तो उससे ज़्यादा, उससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण सारणी में कोई टीका नहीं है? मतलब कि ये जो टीकाकरण का जो सारणी होता है, इनमें से कौन ऐसा टीका इसमें दिया गया है कि उसके सारणी से नहीं है? मतलब कि कौन से रोग का? क्षय रोग का, या टाइफाइड, पोलिया, या खसरा? तो किसका नहीं है? तो ये खसरा का अभी मतलब कि इसके रोकथाम के लिए टीकाकरण सारणी में टीका नहीं है। अगर रैबीज रहता तो रैबीज भी हम लोग कर सकते थे, क्योंकि उसका भी टीकाकरण अभी नहीं आया है। अगला है पोलियो। सबको तो आप लोग देखते होंगे गांव सब में जाता है पिलाने के लिए, और हमने आपको पोलियो से एक क्वेश्चन बताए थे कुछ क्लास पहले, तो आप उसका आंसर करिएगा कि कितने ईयर से कितने ईयर के बच्चे को पोलियो का जो ड्रॉप है वो दिया जाता है, कितने वर्ष के बच्चों को।
ये हमने आपको बताए हुए थे, क्लास में भी क्वेश्चन भी आया था, कितने वर्ष के बच्चों को पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है। ठीक है, तो पोलियो से आया, तो ऐसे अगर आप माइंड में रिकॉल करते हुए चलिएगा तो आपको सारा चीज़ याद रहेगा। ये आप लोग कमेंट सेशन में बताइएगा कि पोलियो का ड्रॉप कितने वर्ष के आयु तक के बच्चे को दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि सबको दिया जाता है। अगला है कि शोर को किस में मापा जाता है। जो आप लोग शोरगुल करते हैं, जैसे क्लासरूम में ही या कहीं बैठकर ही ऐसे 4-5 बैठ जाते हैं, शोरगुल करने लगते हैं, तो वही शोर या वॉइस, आवाज़ कह लीजिए, उसको क्या चीज़ से मापा जाता है। तो आप सब जानते होंगे कि बहुत बार सुने भी होंगे कि इतना डेसिबल का साउंड आ रहा है, सुनते होंगे ना। तो शोर को डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? किलोमीटर में तो आप दूरी सबको मापते हैं, मीटर को भी, मतलब मीटर भी दूरी का मापने का मतलब क्या है, एक इकाई है। लेकिन डेसिबल में क्या मापा जाता है? तो जैसे शोरगुल होते हैं, वॉइस जो कंपन सब होते हैं, ये सब क्या मापा जाता है? डेसिबल में मापे जाते हैं। जो ध्वनि तरंग भी कह सकते हैं, शोर के जगह पर यहाँ पर ध्वनि तरंग भी रह सकता है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा, इस तरीके से हम आपको बताते चलते हैं। ध्वनि और तरंग रहेगा। अगर पूछेगा ध्वनि तरंग को किसमें मापा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। तो ध्वनि तरंग को भी किसमें मापा जाता है, इसे है ना, मतलब लिखा रहेगा कि अगर ध्वनि तरंग है तो आप उसको कैसे मापिएगा, किस इकाई में मापा जाता है। तो ध्वनि तरंग को आपको मापा जाता है डेसिबल में। किसमें? तो डेसिबल में मापा जाता है। ये एक मापने की क्या है, इकाई है। ठीक है, जैसे आप लोग दूध देते होंगे किसी को तो लीटर में मापते हैं, या खरीदते हैं तो लीटर में मापते हैं। कहीं जाना रहता है तो आप कहते हैं ना हम इतना किलोमीटर ट्रैवल करके आए, दूरी मापते हैं तो आप मीटर या किलोमीटर में मापते हैं। और कोई दूसरे लेंथ सब मापने रहते हैं तो सेंटीमीटर सब में मापते हैं ना, इस तरीके से। तो यही इसी तरीके से ये मतलब कि मापने की एक इकाई है। और अगर हम बात करें, चलिए वो क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर और हम बात कर लेंगे। अगला है कि एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बीच निम्न में से कौन सा कार्यकर्ता एक कड़ी के रूप में काम करता है। इस दोनों को जोड़ने का मतलब कि पेशेंट का दोनों मतलब कि कन्वर्सेशन कराने में, जोड़ने में जो काम करता है वो क्या कौन करता है, तो आशा कर्मी करते हैं। कौन करते हैं? आशा कर्मी करते हैं। और अगर आपको याद होगा तो इसका भी रिप्लाई दीजिएगा कि यह कितनी आबादी पर। अब हम इसी तरीके से आपको पूछा हुआ क्वेश्चन सब आपसे करते जाएंगे। कितनी आबादी पर ये आशा कर्मी का नियुक्ति होते हैं, ये आप लोग कमेंट सेशन में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए ये मतलब एक योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। वैसे इस टॉपिक से हम लोग को बहुत योजना से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को पहले भी मिल चुका है, यहाँ पर भी आया है। कह रहा है कि यशोधा योजना, कह रहा है यशोधा योजना जो लाया गया है वो किस योजना के अंतर्गत आरंभ की गई है। जैसे तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये इंडियन नॉर्वे पार्टनरशिप इनिशिएटिव के अंतर्गत आते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यशोधा योजना इसी योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब तो आपका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आ गया। कोविड के बारे में तो बहुत जानते होंगे, क्योंकि कोविड समय में आप सबने घर पे भले ही रहे होंगे लेकिन सारे चर्चाएं तो सुनते ही होंगे। नेट उपलब्ध था, सारा कुछ उपलब्ध था, टीवी टेलीविज़न सब जगह देते थे। और वैसे भी जहाँ भी होंगे वहाँ पर लोगों से भी सुनने को मिल जाते थे, ये हुआ ऐसे सारा चीज़ें देखने को मिलते थे। तो कोविड के बारे में गाइडलाइंस सारे कुछ आपको पता भी है, उससे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपके एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा कोविड से एक क्वेश्चन। अगला है कि कोविड-19 है क्या एक जीवाणु जनित रोग है, या एक विषाणु जनित है, एक कवक फंगस जो होता है ये, या एक प्रोटोजोआ जनित है। तो आपको पता होगा, और हमने आपको स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन करवा रहे थे कि जो फैलने वाले जो बीमारी होती है, जो भी होते हैं डिजीज, वो उसमें जनरली वायरस होते हैं। क्या होते हैं? वायरस। वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। ठीक है
है ना। तो आप कोविड के समय में सुनते होंगे ना कि मतलब कि कोविड फैल रहा है, इसमें से इसमें जा रहा है, जिसको कोविड हो गया उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता था, मतलब उसके पास कोई नहीं जाता था, या गाइडलाइंस भी आया था कि कितना 3 फीट का था दूरी, कि कुछ मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होता था। तो इस तरीके से ताकि वायरस से बचा जा सके। तो वो मतलब फैलता था, तो एक जीवाणु जनित रोग था, ठीक है। तो ये मतलब कि देखते होंगे कि फैलता था ना एक से दूसरे में, तब ना इतनी जनसंख्या में पूरे वर्ल्ड में लोग संक्रमित हो गए थे, बहुत सारे लोग का डेथ भी हुआ था। तो ये एक क्या था, तो विषाणु जनित रोग था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस टाइप के सवाल में। अगला आपका क्वेश्चन है कि कोविड-19 का कारक जीव है। उसमें ये तो समझ गए कि ये वायरस जनित रोग था, क्या था मतलब कि विषाणु जनित रोग था, लेकिन ये कह रहा है कि कोविड-19 का कारक जीव है क्या। देखिए इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, इबोला वायरस था या नीडो वायरस था, ये तो हम लोग जान गए कि उसमें वायरस था, लेकिन कौन सा वायरस था ये पूछ रहा है, या N1H2 वायरस था या SARS-CoV-2 वायरस था। तो इसमें कोविड-19 में आप लोग याद रखिएगा उसमें कौन था, तो SARS-CoV-2 वायरस उसमें कोविड-19 में था, ठीक है। मतलब इसमें ये जीव था, ये पूछ रहा है कि उसमें कोविड-19 का कारक जीव कौन था, तो SARS-CoV जीव इसका कारक था। मतलब इस जीव से मतलब कि ये क्या हुआ था, मतलब कि इसमें, तो ये यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा है कि आप लोग कॉल ज़्यादा मत करिए, व्हाट्सअप करके ही अगर पैच लेना है, परचेज करना है तो व्हाट्सअप करने का ज़्यादा प्रयास करिए। अगला है कि पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई। कह रहा है कि पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई। अब तो आप इस ऑप्शन में खोजिएगा कि हम लोग तो 2020 में देखे थे, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इससे पहले भी कोरोना वायरस की खोज हुई थी, तब ना आप उस समय में सुनते थे कि ये वैज्ञानिक, ये जो दार्शनिक या ये जो भविष्यवाणी करते थे वो सब पहले बता चुके थे। मतलब कि इससे पहले भी कोरोना वायरस की पहचान हुई थी। तो ये पूछ रहा है कि ये कब हुई थी। तो इसका हम यदि बात करें तो ये 1960 में हुई थी। कब हुई थी, 1960 में, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोविड-19 से ही, और कोविड-19 में हम लोगों को बहुत सारा यहाँ पर और भी चीज़ें मिल रहे हैं। तो कोविड-19 को और डिटेल्स में हम लोग कल देखेंगे, उसमें थोड़ा सा होगा तो हम उस पर थ्योरी का भी चर्चा कर लेंगे कोविड-19 से रिलेटेड, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सब शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इस टॉपिक से इस जो मतलब कोरोना से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत सारे शिफ्ट में होंगे, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम होगा, मान के चलिए किसी दिन एग्ज़ाम होता है आज के डेट में, तो आपका फ्रेंड का कल के डेट में भी हो सकता है। पीटीएससी में भी वही हुआ था, क्योंकि जब भी कैंडिडेट बढ़ेंगे, एप्लीकेंट बढ़ेंगे, तो एक साथ तो पॉसिबल है नहीं, तो मल्टीपल मतलब कि टाइम्स में मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, जिसमें अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन रहता है, सब शिफ्ट में अलग अलग रहता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, मतलब कि अलग अलग शिफ्ट में होगा, जिसका हार्ड रहेगा उसको थोड़ा सा नंबर भी मिल जाता है, 5, 6, 10 नंबर तक भी, उससे ज़्यादा भी मिल जाता है, 10 तक मिल जाता है। मतलब कि अगर आप एरर कम किए हैं, गलतियां कम किए हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन भी आप लोगों के एग्ज़ाम में रहेंगे और मल्टीपल शिफ्ट में रहेंगे, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन करके आप लोगों के लिए जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि किसके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है।